सो स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर आज का वीडियो लेक्चर। हेडिंग लिया हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ईटीएस बोलते हैं। इसको हम रेस्पिरेटरी चेन भी हेडिंग को नाम दे सकते हैं। जो मोस्ट फेमस नाम है वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसको हम बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन। टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी हेडिंग को नाम देते हैं। इस हेडिंग के बारे में शुरू किया जाए, मैं ये बोल रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। थ्रू आउट, ध्यान दीजिएगा, थ्रू आउट ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल। और सुनिएगा, देर इज नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट of oxygen and even more, there is no huge amount of ATP formation. ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपी फॉर्मेशन नहीं हुआ। ध्यान सुनिएगा, यहां पर सुनिएगा, द हाइड्रोजन एक्सेप्टर, द H+ एक्सेप्टर, हाइड्रोजन एक्सेप्टर reduced compound, the hydrogen acceptor reduced compound, that is NADH2 and FADH2 in 8 years get reoxidized so that they become available again to accept हाइड्रोजन H+ या H2 कुछ भी मेंशन कर लीजिए। तो सुनिएगा, यहां पर द रिलीज्ड हाइड्रोजन कहां से रिलीज हुआ? NADH2 से और FADH2 से। द रिलीज्ड हाइड्रोजन used to generate a proton gradient या PMF, proton motive force, and electron present in hydrogen transferred to oxygen which laterally get reduced to produce water, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। ठीक है। and these processes are coupled with formation of ATP। ये जो लाइन है थोड़ा कॉम्प्लेक्स लाइन है, हम सिंपल करेंगे। सो ईटीएस में या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में या फिर जो है टर्मिनल ऑक्सीडेशन में या रेस्पिरेटरी चेन में होने वाला क्या है? अब तक हमने जितने भी रिड्यूस्ड कंपाउंड, हाइड्रोजन एक्सेप्टर रिड्यूस्ड कंपाउंड बनाए, इन रिड्यूस्ड कंपाउंड का होगा रीऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन निकलेगा,
हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन के पास दो चीजें हैं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन रिड्यूस्ड कंपाउंड के रीऑक्सीडेशन से जो प्रोटॉन हमको मिलेगा, उस प्रोटॉन को मैं यूज करूंगा प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट स्टैब्लिश करने में, और जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन को मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत सारे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्सेस आएंगे, उसके थ्रू मैं फाइनली ऑक्सीजन को हैंड ओवर करूंगा इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन बाद में रिड्यूस किया जाएगा हाइड्रोजन के थ्रू टू यील्ड मेटाबॉलिक वाटर। और इस थ्रू आउट जो स्टोरी चलेगा, इस स्टोरी में हम एटीपी का फॉर्मेशन भी करवाएंगे। ठीक है, इरेज करके बात आगे रखते हैं, आगे सब कुछ कनेक्ट होगा। थोड़ा सुनिएगा, बात रख रहा हूं यहां पर, एनर्जी रिच हाइड्रोजन ऑफ ग्लूकोज, एनर्जी रिच हाइड्रोजन ऑफ ग्लूकोज थ्रूआउट एरोबिक respiration are released and used in reduction of oxidized compounds like NAD and FAD into NADH2 and FADH2। यही किया गया। जो ग्लूकोज के पास स्टोर्ड एनर्जी है, वो एनर्जी बेसिकली हाइड्रोजन के फॉर्म में, उस एनर्जी को हमने, जब ग्लूकोज को हम कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर रहे थे, जो है ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन या क्रेब्स साइकिल के थ्रू, तो ग्लूकोज के पास जो एनर्जी रिच हाइड्रोजन था, उस एनर्जी रिच हाइड्रोजन को हम NAD और FAD को हैंड ओवर कर रहे थे। थोड़ा सुनिएगा। Now during ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ड्यूरिंग ETS या ऐसे बोल दे, ड्यूरिंग ETS नहीं, अच्छा रहेगा, सबसे अच्छा लैंग्वेज, ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव phosphorylation, NADH2 and FADH2 are reoxidized। ध्यान दीजिएगा। हमने किया NADH2 का रीऑक्सीडेशन NAD+2H++2 इलेक्ट्रॉन माइनस में, ऐसे में हमने किया FADH2 का रीऑक्सीडेशन FAD+2H+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में। बात समझिएगा। ये जो रीऑक्सीडेशन की वजह से हमें प्रोटॉन मिला, ये प्रोटॉन यूज्ड टू जनरेट प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, and this proton concentration gradient helps in formation of ATP। यही हमें आगे आपको डिटेल में समझाना है प्रोटॉन के लैंग्वेज में। और दूसरा, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, थोड़ा सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन वाया different electron carriers are transported to oxygen, which laterly reduced into metabolic water। अब मैं यहां पर दो चीजें बोलने वाला हूं। एक तो एटीपी जो हमारा मेन पर्पज है, रेस्पिरेशन का मेन पर्पज है ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस करना। ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपी हम प्रोटॉन
की स्टोरी के थ्रू बना लेंगे, और दूसरा हमें ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन का एरोबिक रेस्पिरेशन में मेंशन करना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि देखो ये डायरेक्ट ऑक्सीजन यहां पर काम कर रहा है, इसीलिए हमने इस हेडिंग को नाम दिया टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का लास्ट एक्सेप्टर होगा, और यही ऑक्सीजन मेटाबॉलिक वाटर के फॉर्म में भी जो है रिलीज होगा या बनेगा। ये इतना मेरा इंट्रोडक्शन रहा। इरेज करके और कुछ पॉइंट के थ्रू जो है ईटीएस या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन समझते हैं। थोड़ा और जो है डिटेल में जो है पॉइंट रख रहा हूं, समझिएगा। ईटीएस सीधा का सीधा ईटीएस को ही डिफाइन कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नाम ही काम बता रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो ईटीएस इट रिप्रेजेंट sequential chain of certain electron carrier complexes या electron carrier proteins which are present in inner mitochondrial membrane and are involved in transport of electron released by NADH2 and FADH2 to final electron acceptor that is ऑक्सीजन, या आगे मैं बताऊंगा नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, यहीं पर मेंशन ये भी करता चलूं as in this process oxygen is final electron acceptor, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के लैंग्वेज में एक्सेप्टर, thus process also called terminal oxidation। ठीक है, सो ये हो गया ईटीएस की स्टोरी। ठीक है, हम बताएंगे ईटीएस में कितने जो है सीक्वेंस में कितने अलग अलग इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन में, हम बताएंगे। यहां पर एक और हेडिंग है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसको भी हम क्लियर कर सकते हैं। पर सुनते हैं क्या है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। नाम ही काम बता रहा है, फॉस्फोराइलेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय combining ADP with single inorganic phosphate। सो फॉस्फोराइलेशन में हम एटीपी बनाएंगे, और एटीपी बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करके एटीपी बनाने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हम ऑब्टेन करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड कंपाउंड से। सब कुछ कनेक्ट होगा। मेंशन करता हूं जो है it is process of formation of ATP by ADP and PI inorganic phosphate। और सुनिएगा, the energy required is provided by oxidation of reduced compound that is NADH2 and FADH2। करेंटली ये जो व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिखा दो चीजें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं।
यहां पर भी NADH2 FADH2 यूज हो रहा है, यहां पर भी NADH2 FADH2 यूज हो रहा है। NADH2 और FADH2 का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी रीऑक्सीडेशन होना है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में भी NAD और FADH2 का रीऑक्सीडेशन होना है। ETS में मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि रीऑक्सीडेशन ऑफ NAD और FADH2 से जो इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन होगा उसके लैंग्वेज में बातें होंगी, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जो ETS में जो है टर्मिनल ऑक्सीडेशन किया जाएगा इलेक्ट्रॉन के लैंग्वेज में, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में NAD और FADH2 के रीऑक्सीडेशन से प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट स्टेब्लिश होगा, प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का ब्रेकिंग होगा, और ब्रेकिंग ऑफ प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से जो एनर्जी मिलेगा निकलेगा उस एनर्जी को हम यूज करेंगे एटीपी के फॉर्मेशन में। ठीक है, यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं हियर एटीपी सिंथेटेज, हियर एटीपी सिंथेटेज plays role of ATP formation. ATP formation, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये पीटर मिचेल को इंडिकेट कर रहा है। हम बताएंगे प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, फिर उसका ब्रेकिंग होना। पीटर मिचेल का अगर आप केमियोस्मोटिक थ्योरी जो है थोड़ा रिमाइंड करिए, जो हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ चुके हैं, तो वहां पर F0 F1 कॉम्प्लेक्स एटीपी सिंथेटेज आता है। सो हमने ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो दो मेन हेडिंग है यहां पर डिफाइन कर लिया। अब वन बाय वन, वेल ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हमें चाहिए मेम्ब्रेन इसके लिए। सो ये स्टेप होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। इरेज करता हूं, थोड़ा बात समझिएगा मैं क्या यहां पर बोलना चाहता हूं। ETS या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में देयर आर 5 complexes involved. 5 complexes involved in this process. 5 complexes involved in this process. कॉम्प्लेक्स का नाम थोड़ा सुनिएगा। पहला कॉम्प्लेक्स है NADH2 डिहाइड्रोजिनेज। NADH2 डिहाइड्रोजिनेज, ये इसके पास FMN और आयरन सल्फर भी होता है। दूसरा जो है कॉम्प्लेक्स है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज SDH, ये कॉम्प्लेक्स 2 है। SDH, इसके पास FAD जो है और आयरन सल्फर होता है। कॉम्प्लेक्स है, और भी बहुत सारे इसके अंदर मॉलिक्यूल्स कंपाउंड होने चाहिए, थोड़ा सुनिएगा। तीसरा कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम C रिडक्टेज। साइटोक्रोम C रिडक्टेज, थोड़ा सुनिएगा। इसके पास है साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C एंड आयरन सल्फर। बात समझिएगा। उसके बाद चौथा कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, इसके पास है साइटोक्रोम A3 एंड 2 कॉपर सेंटर। कहीं पर इवन कहीं पर मेंशन है आयरन ऑल्सो प्रेजेंट, Fe आयरन ऑल्सो प्रेजेंट। और पांचवा कॉम्प्लेक्स है ATPase। पांचवा कॉम्प्लेक्स है ATP सिंथेटेज, और इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया के लैंग्वेज में ऑक्सीसोम नाम देते हैं। ऑक्सीसोम क्या नाम देते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल। क्या नाम देते हैं? फर्नांडेज मोरान पार्टिकल। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है। इसके पास जो है F0 जो कि इंटीग्रल पार्ट है, और F1 जो कि पेरिफेरल पार्ट है। पेरिफेरल पार्ट, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा प्लीज। मैं यहां पर ऑलरेडी मेंशन कर देना चाहूंगा, कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 दे आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर।
दे आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर या इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। Whereas जो कॉम्प्लेक्स 5 है इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर या इलेक्ट्रॉन कैरियर से कोई लेना देना नहीं, ये प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर है, प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, याद रखिएगा। कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। ईटीएस में या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं। 5 कॉम्प्लेक्सेस में 4 इलेक्ट्रॉन से रिलेट करते हैं और 1 प्रोटॉन से। और थोड़ा सुनिएगा, इंक्लूडिंग above complexes few other carriers are also involved but they are not complex carrier, they are simple carrier। जैसे यहां पर एक नाम लिया मैंने जो है यूबिक्विनोन या कोएंजाइम क्विनोन या सिंपली क्विनोन, और दूसरा हमने लिया साइटोक्रोम सी। ठीक है, यूबिक्विनोन या कोएंजाइम क्विनोन या सिंपल क्विनोन ये प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर दोनों है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर दोनों हैं। और ये जो है साइटोक्रोम सी, ये केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर है। मजे की बात ये है कि जो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में नहीं है, कोएंजाइम क्विनोन या यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम सी, ये दोनों मोबाइल कैरियर्स हैं, दे आर मोबाइल कैरियर्स। ये सारी बातें, सारा कॉम्प्लेक्स और इन जो है मोबाइल कैरियर्स का अब मैं चल रहा हूं यूज करूंगा और एनर्जी बनेगा और टर्मिनल ऑक्सीडेशन होगा, हम समझाएंगे। ठीक है, तो यूबिक्विनोन मेंशन कर लीजिएगा प्लीज। यूबिक्विनोन यूक्यू का जो है सिंपल फॉर्म है। कोएंजाइम क्विनोन या सिंपल क्विनोन नाम रखते हैं। बाकी साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम C, ये सब साइटोक्रोम आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम के अलग अलग नाम हैं। ठीक है, तो ये इतने कॉम्प्लेक्स और ये इतने कुछ जो है कैरियर्स यूज करने वाला हूं मैं। रिड्यूस्ड कंपाउंड को रीऑक्सीडाइज करके 2 चीजें चलेंगी पैरेलल, ईटीएस भी चलेगा और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी होगा। ठीक है, इरेज करता हूं इसको। सो स्टेप्स स्टार्ट करता हूं। ईटीएस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पैरेलल में बताता रहूंगा, उसके पहले थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टोटल रिड्यूस्ड NADH2 अपने पास कितना है, क्यों ना कैलकुलेट कर लें कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या ईटीएस में कितने NADH2 रीऑक्सीडाइज होंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन देने के लिए, और वापस रीऑक्सीडाइज होके वापस से प्रीवियस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे फिर से रिड्यूस होने के लिए। ध्यान दीजिएगा प्लीज। देखा जाए तो 2 NADH2 हमें ग्लाइकोलिसिस में मिला। याद आ रहा है ग्लाइकोलिसिस में कहां मिला? जब PgAl के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन किए थे, डिहाइड्रोजनेशन किया था और कन्वर्ट किए हुए थे 1,3 डाई-PGA या bis-PGA में, तो वहां पर 2 NADH2 मिला था। हमें 2 NADH2 मिला था जो है लिंक रिएक्शन में 2 पाइरुवेट ने किया था डिहाइड्रोजनेशन एंड डिकार्बोक्सिलेशन, साथ में बनाया था 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A। सो लिंक रिएक्शन में जहां पर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हुआ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट का, दोनों मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट ने 2 हाइड्रोजन रिलीज किया, एक्सेप्ट किया था NAD ने, बनाया था 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 ने। ठीक है, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 हमें मिला था जो है क्रेब्स साइकिल में। कहां पर मिला था? क्रेब्स साइकिल में। तो टोटल 10 NADH2 का स्टोरी चलेगा ईटीएस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। वेल एडवांस में बता दूं, ये हर एक टीचर का अपना अलग अलग मेथड होता है, स्टाइल होता है समझाने का ईटीएस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मेरा अपना अलग मेथड है, सिंपल मेथड है आपको समझाने का। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज यूज करते हैं अलग अलग जो है टीचर लोग, तो देख लीजिएगा, मैं अपने तरीके से ईटीएस आपको समझा रहा हूं।
और तो सुनिएगा यहां पर 2 molecule of FADH2 produced during Krebs cycle। ठीक है, सो 10 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 और 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 का ETS में वेलकम है। ठीक है, ETS में वेलकम है। इतने को लेके हम बात आगे बढ़ाने वाले हैं। वेल मेंशन कर दिया जाए यहां पर ETS या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या टर्मिनल ऑक्सीडेशन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इटसेल्फ बोल रहा है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉम्प्लेक्स या प्रोटीन्स या मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन डिपेंड होते हैं। thus it occurs over inner mitochondrial membrane। ठीक है, समझ के रखिएगा प्लीज। ग्लाइकोलिसिस साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म में हुआ, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हुआ। अब जो होने वाला है वो इनर माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पर होने वाला है। ठीक है, रेस कर रहा हूं इसको।